नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। तो राजधानी दिल्ली और एनसीआर और आसपास के तमाम इलाकों में लगातार जो डेंगू के मामले हैं इसमें इजाफा हो रहा है। कई मौतें भी हो चुकी है। राजधानी की अगर बात की जाए, आज जिस तरीके से एक बच्चे की मौत हुई, इसके बाद जो मौत का आंकड़ा है वो राजधानी दिल्ली में ही 10 तक पहुंच गया है। इसके बाद लोगों में काफी ज्यादा खौफ है, काफी ज्यादा डर है। लेकिन इसी बात को लेकर, इसी बात को समझाने के लिए आज हम लेकर हाजिर है आपके सामने खास कार्यक्रम कि डेंगू से डरे नहीं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं खास मेहमान, डॉक्टर्स का एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद, ये खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। आप भी उनसे सीधा सवाल पूछ सकते हैं। फोन लाइंस बस कुछ ही देर के बाद खुल जाएंगी और सीधे आप कॉल करके हमारे खास मेहमानों से आप सवाल पूछ सकते हैं डेंगू को लेकर, कोई भी आपकी क्वारीज हो। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। इससे पहले हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाएं किस तरीके से जो डेंगू है लगातार पैर पसारता नजर आ रहा है। आपको तारुफ कराना चाहेंगे, हमारे साथ जो खास पैनल मौजूद है डॉक्टर्स का, हमारे साथ डॉक्टर अनिल बंसल जी मौजूद हैं एलोपैथी से, डॉक्टर निमेश एस कुमार जी हमारे साथ होम्योपैथिक डॉक्टर मौजूद हैं, डॉक्टर आर एम नायर जी मौजूद है हमारे साथ, नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, और डॉक्टर आरपी पाराशर जी, माफ कीजिएगा आरपी पाराशर जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे तमाम डॉक्टर से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। हमारे जो नंबर हैं वो अब आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होने भी शुरू हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक रिपोर्ट। से पहले आपको हम दिखा देते हैं किस तरीके से डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। चाहे राजधानी दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में जो डेंगू के मामले हैं वो एक एक करके सामने आ रहे हैं। पहले आपको ये दिखा देते हैं। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में इस वक्त एक ही शोर है, डेंगू डेंगू डेंगू। जी हां, डेंगू खौफ का दूसरा नाम बन गया है। दिल्ली ही नहीं, एनसीआर समेत हरियाणा और पंजाब में भी डेंगू के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या डेंगू महामारी बन गया है। आंकड़ों की बात करें तो दिल्ली में कुल 1872 डेंगू के मामले सामने आए हैं, जिनमें पिछले एक हफ्ते में 613 मामले सामने आए हैं। राजधानी में डेंगू के कारण 2 मासूम बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में अब तक डेंगू के कुल 381 मामले सामने आए हैं और 1300 संदिग्ध हैं। वहीं हरियाणा में 2 लोग डेंगू के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। पंजाब में भी हाल अच्छे नहीं हैं। पंजाब में अब तक डेंगू के 1035 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। जानकार मान रहे हैं कि इस बार डेंगू 1996 के बाद सबसे ज्यादा असर वाला साबित हो सकता है। साल 1996 में पहली बार दिल्ली में डेंगू के कारण महामारी आई थी। तब के हालात ज्यादा डराने वाले थे। उस वक्त 10,252 लोग डेंगू की चपेट में आए थे, जिसमें से 423 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद साल 2003, 2006, 2010 और 2013 में महामारी आई, पर 1996 के बाद सबसे अधिक डेंगू के मामले 2010 में 6,259 सामने आए थे। ये आंकड़े भयावह हैं, डरावने हैं, सवाल खड़े करते हैं ये आंकड़े। 1996 में पहली बार डेंगू के कारण जो कहर बरपा था, उसके बाद भी सरकारी स्तर पर इंतजाम क्यों नहीं किए गए? क्यों डेंगू को बढ़ने दिया गया? जो कदम अब उठाए जा रहे हैं वो पहले क्यों नहीं उठाए गए? उससे बड़ी बात कि डेंगू को लेकर जनता को जागरूक करने की कोशिश क्यों नहीं की गई? दिल्ली के अस्पतालों की यह हालत है कि एक बेड पर 3-3, 4-4 मरीज इलाज करा रहे हैं। फिलहाल डेंगू के आंकड़े अभी और बढ़ सकते हैं। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। तो ये तस्वीरें, ये जो आंकड़े वाकई में डराते हैं। खासतौर पर जो आम जनता है वो लगातार खौफ खाई हुई है जिस तरीके से आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और जिस तरीके से एक एक करके मौत का आंकड़ा ही बढ़ रहा है। अभी आपने हाल ही में देखा किस तरीके से एक जो बच्चे की मौत है वो आज हुई। इससे पहले भी लगातार मौत का मामला सामने आया है। एक बच्चा जो कि लाडोसराय का था, उसकी मौत के बाद, 7 साल के बिट्टू की मौत के बाद उसके माता पिता ने भी खुदकुशी कर ली थी। जो खौफ है उसकी वानगी को आप समझ सकते हैं। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले इस बच्चे ने अपनी जिंदगी के महज 6 साल ही जिए थे, उसे डेंगू हो गया। क्या कसूर था इस मासूम का? अभी ठीक से जिंदगी का मतलब भी नहीं समझ पाया था ये मासूम, लेकिन डेंगू ने इसकी जिंदगी खत्म कर दी। दिल्ली के लाडोसराय में रहने वाला ये मासूम शायद डेंगू का मतलब भी नहीं जानता था। वो मर गया। उसके गम में उसके माता पिता ने भी 2 मंजिले घर से कूदकर जान दे दी। माता पिता लाचार थे,
अपने 6 साल के मासूम की जान बचाने के लिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक दौड़ लगाई, लेकिन कमाई के दौर में अंधे हो चुके प्राइवेट अस्पतालों को देने के लिए फीस नहीं थी और बदहाली के शिकार सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं था। ये डेंगू का खौफ ही तो है जिसने एक हंसते खेलते परिवार को मौत की नींद सुला दिया। दिल्ली, जिसके बारे में कहा जाता है कि देश में सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, यहां बावजूद इसके भी मरीज इलाज के लिए तरसता रहता है। देश की राजधानी का यह हाल हताश करता है, जहां गली गली में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी है? कौन है डेंगू के महामारी बनने के लिए जिम्मेदार? इन सवालों के जवाब खोजने का वक्त नहीं है। वक्त तो निकल गया हाथ से। अगर समय रहते डेंगू की रोकथाम के लिए उपाय किए गए होते तो जिंदगियां डेंगू की भेंट नहीं चढ़ती, वो भी आज हंस खेल रही होती। लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि हम तब जागते हैं जब पानी सिर के ऊपर निकल जाता है। लाडोसराय की घटना एक सीख है, बशर्ते कोई सीखना चाहे तो। डेंगू महामारी नहीं था, लेकिन उसे महामारी बनने दिया गया। क्यों और कैसे? इसके पीछे जाने पर पर्दे खुलेंगी और बदसूरत सिस्टम और बदसूरत लगने लगेगा। डेंगू, जिसके कारण मासूमों की जान गई, उसे रोका जा सकता है, उससे बचा जा सकता है, मगर प्रशासन को न जाने किसका इंतजार रहता है। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से आपको बता दें कि आज हमारे साथ एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी और आयुर्वेद, जी हां, सभी के हमारे जो मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो आज हमारे साथ इस पैनल में मौजूद है। लेकिन सबसे पहले मैं जो हमारे साथ एलोपैथी के डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर अनिल बंसल जी, उनका रुख करना चाहूंगा। सभी डॉक्टर से जानेंगे क्या कुछ उपाय है, कैसे बचाव किया जा सकता है, कैसे इसका जो इलाज है वो संभव है। अलग अलग जो हमारे साथ फील्ड से जो डॉक्टर्स हमारे साथ मौजूद है। लेकिन इससे पहले डॉक्टर अनिल जी, मेरा आपसे ये सवाल है, जिस तरह से खौफ बना हुआ है, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, क्या वाकई में डेंगू से इतने खौफ की, इतने डर की जरूरत है? ये पहला सवाल आपसे मेरा है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। डेंगू के बारे में जितना बोला जा रहा है, जितनी घबराहट हो रही है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। इस मौसम में, बारिशों के मौसम में मॉस्किटो ब्रीड करते हैं और उनके काटने से डेंगू, मलेरिया और भी कई बीमारी जो वायरल फीवर हैं फैलते हैं। ज़्यादातर जो बुखार होता है इस टाइम पर, जो बुखार चल रहा है, अगर वो मलेरिया नहीं है तो 99% जो डेंगू के केसेस हैं, जिसको कहा जा रहा है डेंगू एक घबराहट जैसे शब्द बन गया है, बिल्कुल 99% केसेस जो नॉर्मली ठीक हो जाएंगे। सिर्फ 1% केसेस डेंगू में ऐसे हैं जिसमें कि हेमरेज अगर हो जाता है या ब्लीडिंग कहीं होने लगे, प्लेटलेट काउंट बहुत तेजी से कम होने लगे, तो उसमें खतरा हो सकता है। अदरवाइज 99% वायरल फीवर है जो बॉडी रेजिस्टेंस के हिसाब से अपने आप ठीक हो जाएगा, जिसमें किसी भी ज़्यादा दवाई की जरूरत नहीं है। प्लेन पैरासीटामोल दिया जाए, पानी का रिप्लेसमेंट किया जाए, बार बार फ्लूइड लिया जाए, आराम किया जाए, तो 99% केसेस ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब ये पैनिक ही फैल जाता है तो उस टाइम पर हर आदमी चाहता है कि जी आज की तारीख में फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, टेस्टिंग अवेलेबल हैं, तो आदमी भाग के अपने पड़ोस में डॉक्टर के पास जाता है, टेस्टिंग कराता है। प्लेटलेट कम होने लगे तो घबराने लगता है, बिल्कुल उनको लगता है कि प्लेटलेट कम हो रहे हैं, जबकि सच्चाई है अगर प्लेटलेट 10,000 तक भी चले जाएं तो कोई घबराने की बात नहीं है, प्रोवाइडेड कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही हो, कोई हेमरेजिक सिम्टम्स नहीं हो रहे हो, वॉमिटिंग नहीं हो रही हो। अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो मरीज अपने घर में रह के आराम करे, फ्लूइड ले और सिर्फ पैरासीटामोल ले। होता क्या है, आप प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, सरकारी में जा रहे हैं, वहाँ भीड़ लगी हुई है, बुखार है और बुखार में उसको अगर वहाँ लाइनों में लगना पड़ा तो उसकी हालत और खराब। अच्छा ये बताइए डॉक्टर अनिल बंसल जी कि ऐसा होता है क्या कि अगर आप पैनिक करेंगे, ज्यादा घबराएंगे तो इससे आपकी जो हालत है और खराब हो सकती है, आपके स्वास्थ्य पर इसका और जो नेगेटिव असर है वो हो सकता है? बिल्कुल, देखिए अब जैसे किसी को बुखार हो गया, ठीक है, 103 बुखार है और पैनिकी में वो इधर उधर भाग रहा है, ठीक है, बजाय उसको आराम करने के, पानी पिलाने के, लिक्विड देने के, अगर वो बाहर जाएगा तो एक्सर्शन होगा, एक्सर्शन में उसकी हालत और खराब होगी। देखिए प्लेटलेट का काम क्या होता है, प्लेटलेट का काम हमारी बॉडी में ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करना होता है, ठीक है। डेंगू के अंदर प्लेटलेट कम हो जाते हैं, आप कुछ दवाइयां ले रहे हैं जैसे निमोसिलाइड है, डिस्प्रिन है, स्टीरॉयड है, ये चीजें भी एंटीबायोटिक्स हैं, ये भी प्लेटलेट को कम कर देती हैं। अब अगर दोनों चीजें चल रही हैं, डेंगू प्लस दवाइयां, तो डबल प्लेटलेट काउंट कम होने लगते हैं। ऐसे में कहीं भी ब्लीडिंग नाक से, मुंह से या किसी भी वजह से ब्लीडिंग अगर हो गई तो वो ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि प्लेटलेट ऑलरेडी कम है। हमें देखना है कि प्लेटलेट के ज्यादा ना करा के ब्लीडिंग जो है वो ना हो। अगर ब्लीडिंग हो तब अस्पताल में जाके डॉक्टर को दिखाएं और वहां एडमिट होकर अपना प्रॉपर इलाज कराएं।
जी। अदरवाइज कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हमारे घर में हमारी मेड सर्वेंट को बुखार हुआ, 103-4 हुआ, 3 दिन उसने आराम किया, सिर्फ पैरासीटामोल दी और वो ठीक हो गई। ठीक है। अब आपने भी बताया कि आपकी मिसेज को कुछ दिन पहले डेंगू लगा और प्लेटलेट काउंट कम हो गए, 65,000 रुपये अस्पताल में एडमिट कर लिया। एक पैनिक की रिएक्शन था। जी जी। अगर आपका प्लेटलेट काउंट ठीक है, ब्लीडिंग नहीं हो रही, शॉक के सिम्टम्स नहीं है, तो बॉडी रेजिस्टेंस धीरे धीरे उसको ठीक करेगी और घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर निमेश जी का मैं रुख करूंगा, जो कि होम्योपैथिक डॉक्टर, लेकिन इससे पहले आप ये बताना चाहेंगे कि होम्योपैथी की अगर बात की जाए तो होम्योपैथी में किस तरीके से जो इलाज है वो संभव है। आप जरा देखिए, आपको बता दें कि ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, एपिकॉक जैसी दवाइयां कोई भी ले सकता है। ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं प्रेग्नेंट महिलाओं भी ले सकती हैं होम्योपैथिक दवाइयां। ये खास बात है होम्योपैथी की, ये खास बात है कि ऐसे इलाज इसका संभव है होम्योपैथी के जरिए, ये हम आपको बता रहे हैं। प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट्स काउंटिंग कराते रहे लगातार, यह बहुत जरूरी है जो भी डेंगू का पेशेंट है। दवाइयां हमेशा डॉक्टर की सलाह से लें। आप अक्सर यह होता है मरीज अपने आप दवाइयां लेते हैं और इसका बुरा असर होता है, जैसे डॉक्टर अनिल बंसल जी ने बताया। इसके अलावा क्रोटलस हॉरिडस, फेरम, मैट लखम और हमामी लिस, ये वो दवाइयां हैं, ये ग्राफिक्स जरिए आप के सामने दिखा भी रहे हैं हम। और एपकॉक जैसी जो दवाइयां हैं वो भी आप ले सकते हैं। तो ये होम्योपैथी के जरिए जो इलाज है वो संभव है डेंगू का, वो हमने आपको बताया। लेकिन हमारे साथ खुद आज होम्योपैथी के डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर निमेश एस कुमार जी। डॉक्टर निमेश जी, आपसे जानना चाहूंगा होम्योपैथी की अगर बात की जाए कितना इफेक्टिव होता है। आमतौर पर देखा जाता है अगर किसी को डेंगू होता है सीधे अस्पताल नर्सिंग होम का रुख करते हैं और एलोपैथी के जरिए जो उनका इलाज है वो आगे बढ़ता है, लेकिन अगर होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथी के जरिए जो इलाज है डेंगू का वो कितना इफेक्टिव है और किस तरीके से वो होता है? 1996 में जो डेंगू का एक प्रलोप आया था जी, प्रकोप आया था, उसमें होम्योपैथी फिजिशियंस ने, हमारे इंस्टीट्यूट जो रिसर्च सेंटर्स हैं उन लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, उसमें रिसर्च करके एक मेडिसिन निकाला, इपिटोरियम परफोरेटिकम। ठीक है। ये मेडिसिन ऐसी मेडिसिन है जो कि कोई भी ले सकता है, जैसा कि आप ग्राफिक में दिखा भी रहे हैं। और दूसरा जो कैटेगरी आप दिखा रहे हैं, कोटेलस, हेमामेलिस, फेरमेटेलिकम, ये हेमोरेजिक कंडीशंस में जब आती है, क्रिटिकल कंडीशंस में जब डेंगू हो जाता है उस कंडीशन में दी जाती है। जैसा कि सब जानते हैं कि प्रिवेंशन ऑलवेज बेटर देन क्योर। होम्योपैथी इस बात के लिए प्रसिद्ध है कि जब भी कोई भी बीमारी आती है, बीमारी का सीजन आता है, उसको लेकर के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, हम उसको प्रिवेंशन के तौर पर कुछ मेडिसिन सेट हैं, कुछ मेडिसिन हम कॉन्स्टिट्यूशनली देते हैं जो कि उसका प्रिवेंशन का काम करती हैं। तो उसी में से इपिटोरियम परफोरिकम, इपिकॉक, बोथ मेडिसिन आर द वेरी बेस्ट मेडिसिन, बहुत अच्छा काम करती हैं। इसके अलावा जब पेशेंट इससे सफर करता है उसके लिए अटक के देखिए डॉक्टर निमेश, ये आपसे समझना ये चाहूंगा, आमतौर पर एक जो मरीज आता है उसका सीधे तौर पर ये सरोकार होता है कि वो कितनी जल्दी रिकवर करेगा। एलोपैथी है वो किस तरीके से रिकवर करता है वो सभी को पता है। अगर होम्योपैथी की बात करें, जिन दवाइयों की आपने बात की है, कितनी जल्दी इसमें रिकवरी होती, कितनी जल्दी जो मरीज है ठीक होता है, इस बारे में आपसे जानना चाहूंगा। इसके लिए हम लोग पेशेंट का बारी बारी से बहुत जल्दी एक दो दिन में ही हम लोग ब्लड काउंट्स कराते रहते हैं, लिकोसाइट्स और प्लेटलेट्स की काउंट करते रहते हैं और इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। इसमें बताया कुछ मेडिसिन इसमें बड़ी अच्छी मेडिसिन हैं, फेरामेटेरिकम, फेरमफॉस, ये हमारी बायोकेमिक मेडिसिन हैं। ठीक है, उसमें बहुत अच्छा हेल्प करती हैं। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हैं हम लोग। बाकी बार बार मैं नाम ले रहा हूँ आपका, इसमें करीब 25 मेडिसिन हमारे जो रिसर्च आयुष हमारा एक संस्था है, जैसा कि सब लोग जानते हैं, उससे 25 मेडिसिन का हम लोगों ने डिक्लेयर कर रखा है कि इन मेडिसिन में से एक अच्छे किसी डॉक्टर की हेल्प से ही इन दवाइयों को लें वो। बाकी इपिटोरियम पर्फ और इपिको इसको प्रिवेंशन 200 और 30 पोटेंसी में वो ले सकते हैं, लेकिन 1 या 2 बार, क्योंकि इसका लेने का तरीका होता है वो डॉक्टर्स के पास जाके ही लेंगे। अगर डॉक्टर की साथ में कंसल्टेशन लेके ले रहे हैं तो बहुत अच्छे से फायदा होता है, बहुत अच्छा आराम मिलता है, क्योंकि इसके केसेस मेरे पास भी काफी आए हैं और अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। ठीक है, चलिए अब आयुर्वेद का रुख करते हैं। किस तरीके से आयुर्वेद के जरिए डेंगू का जो इलाज है वो संभव है, कई सारी चीजें जो कि उपलब्ध है आयुर्वेद में भी। आप रुख करेंगे डॉक्टर आरपी पाराशर जी का, लेकिन इससे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ समझाना चाहेंगे। प्लेटलेट्स कम होने पर आयुर्वेदिक उपाय काफी फायदेमंद साबित होता है, यह बात प्रूव हुई है।
तो आयुर्वेद के जरिए किस तरीके से इलाज संभव है डेंगू का, यह हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। अनार का जूस, गेहूं की घास का रस, पपीते के पत्तों का रस, आमतौर पर ये जो जानकारियां हैं वो लोगों तक काफी पहुंचती हैं। गिलोय, अमृता, अमर बेल, सत्व, ये वो तमाम आयुर्वेद के नुस्खे हैं जिसके जरिए आप डेंगू से निजात पा सकते हैं। गिलोय, अमृता, अमरबेल, सत्व काफी फायदेमंद साबित होता है। आमतौर पर सुना भी जाता है, देखा भी जाता है कि अगर किसी को डेंगू होता है तो ये तमाम अलग अलग जो जूस और रस हैं वो दिए जाते हैं और इससे लोगों को काफी फायदा पहुंचता है। आमतौर पर ये समझा जाता है, लेकिन कैसे असर करता है इस बात को भी समझेंगे और किस तरीके से इसे लिया जा सकता है, इससे बाकायदा हमारे साथ जो खुद डॉक्टर आरपी पराशर जी मौजूद हैं उनसे समझेंगे। गिलोय बेल का सत्व मरीज को दिन में 2 से 3 बार दें, ये हम आपको बता रहे हैं किस तरह से आप इसको दे सकते हैं। गिलोय से खून में जो प्लेटलेट्स काउंट है वो काफी अच्छे से बढ़ता है, ये बात सामने आई है अलग अलग रिसर्च के जरिए भी। तो आयुर्वेद के जरिए कैसे जो इलाज है संभव है वो इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बार बार उल्टी होने पर सेब के रस में नींबू मिलाकर दें, ये आयुर्वेदिक नुस्खे हैं जिसके जरिए आप जो डेंगू है डेंगू से निजात पा सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आरपी पराशर जी मौजूद है जो कि आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। डॉक्टर आरपी पराशर जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये जानकारियां तो हमने दिखा दी है किस तरीके से आयुर्वेद के जरिए इलाज होता है, लेकिन कितना ज्यादा ये इफेक्टिव होता है, कैसे असर करता है, यह आपसे समझना चाहूंगा जो बकायदा ये जो मेडिकल टर्म्स है उसके हिसाब से। सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी बुखार आने के बाद प्रारंभिक लक्षण आते हैं उससे मरीज जो एकदम घबराता है जी, उसमें नींबू का प्रयोग सबसे पहले हम करना चाहिए हमको, क्योंकि नींबू ना केवल हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है और साथ में ही हमारे जो उल्टी वगैरह की सेंसेशन उसको भी कम करता है। ठीक है। तो नींबू का प्रयोग हम पानी मिलाकर बार बार शिकंजी बना कर लें। नींबू का प्रयोग सब्जी में, नींबू का प्रयोग हम वैसे भी चूस सकते हैं। नींबू का प्रयोग इस बीमारी में सबसे पहले हमें करना चाहिए स्टार्ट। उसके बाद आती है बात पपीते के पत्तों की, हरसिंगार के पत्तों की, गिलोय की। हर बार हम ये बात बताते रहे हैं और 1996 में जब पहली बार डेंगू फैला उस टाइम भी हमने कैंप लगाए थे और उसमें भुई आंवला जी, फाइलेंथस निरूरी नाम की दवा का हमने व्यापक रूप में प्रयोग किया था, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। पपीते का पत्तों का रस भी उसके बाद हमने देखा कि उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन चूंकि ये जो कीटाणु है ये अपना स्ट्रेन बार बार बदलता है और उसके बाद दवाइयां हमने देखा किस तरह बेअसर होती हैं। ठीक है। पिछले 2 सालों से हम प्रयोग करें हरसिंगार के पत्तों का रस, पपीते के पत्तों का रस दे रहे हैं, तुलसी और काली मिर्च दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ जो इस टाइम सबसे अधिक प्रभावी है वो हमारा हरसिंगार के पत्तों का रस है। 10-12 पत्ते जो बड़े पत्ते साइज के हैं उसको अगर हम 1 गिलास पानी में उबालें, उसको आधा कर लें, उसको 2-2 चम्मच हम 2-3 घंटे के बाद देते रहे तो 48 घंटे में हमारा जो प्लेटलेट्स काउंट है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हमने देखा है जी। इसके साथ ही जो आयुर्वेदिक और दवाएं हैं, मृत्युंजय रस है, त्रिभुवन कीर्ति रस है, सुदर्शन चूर्ण है, ज्वर भैरव चूर्ण है, प्रवाल पंचामृत है, ये दवाएं भी काफी प्रभावी पाई गई हैं और यदि हम अब शुरू में ही इन दवाओं का प्रयोग शुरू कर दें तो 50-60 से 1000 से ज्यादा आमतौर पर प्लेटलेट्स नहीं जाते हैं अगर हम 70-80 हजार पर भी ये दवाइयां शुरू कर दें तो। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, ये जरा समझे, जैसा आपने कहा कि ये आपको ध्यान देना पड़ता है कि डेंगू किस स्टेज तक पहुंच गया है किस मरीज में। अगर किसी मरीज की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है तो क्या जो आयुर्वेद के नुस्खे हैं ये वहां पर असरदार होते हैं, असर करते हैं वहां पर? हाँ, ये बिल्कुल असर करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हमने देखा है कि अगर हम 50-60 हजार पर भी प्लेटलेट्स काउंट पर स्टार्ट कर देते हैं इन दवाओं को तो 24 घंटे से 48 घंटे के बीच में प्लेटलेट्स काउंट बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सार्वजनिक तथ्य है कि 20,000 से कम, अब तो 10,000 की हम बात कर रहे हैं, उससे कम प्लेटलेट्स पर कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो अगर पहले दिन बुखार आता है, दूसरे चौथे दिन भी अगर हम कराएं तो 70-80 हजार तक पहुंच पाता है, इससे ज्यादा तेजी से नहीं गिरता आमतौर पर जी। तो अगर हम चौथे दिन भी दवाई शुरू करते हैं तो भी हमें 5वें दिन या 6ठे दिन रिस्पॉन्स मिल जाता है जी। और कोई घबराहट के बिना हम पूरी तरीके से इस बीमारी को काबू कर सकते हैं। जी, तो बिल्कुल आयुर्वेद के जरिए किस तरीके से इसमें काबू पाया जा सकता है यह आपने जाना। और चलिए अब रुख करते हैं नेचुरोपैथी का। डॉक्टर आर एम नायर जी, आपसे जानना चाहूंगा, नेचुरोपैथी की बात की जाए, किस तरीके से असरदार होता है नेचुरोपैथी और कैसे नेचुरोपैथी के जरिए इलाज है वो डेंगू मरीज के किया जाता है? नेचुरोपैथी में खास तरफ से बुखार में जी वी हैव टू गिव ए कंटिन्यूअस स्पॉन्जिंग। ठीक है, स्पॉन्जिंग डायरेक्ट कोल्ड वाटर से नहीं करना, एक्चुअली वी हैव टू गिव स्टेप बाय स्टेप। स्पॉन्जिंग जब हमारा टेम्परेचर होगा 103, 104, हम हर टाइम में स्पॉन्जिंग हम शुरू करना चाहिए
ये थोड़ा कोसा पानी से, गुनगुना पानी से पहले बार स्पॉन्जिंग कर लिया। उसके बाद हम थोड़ा सा और ठंडा पानी से और स्पॉन्जिंग कर लिया। लास्ट में हम बर्फ का पानी से स्पॉन्जिंग कर सकता। इसीलिए टेम्परेचर कंट्रोलिंग इन डेंगू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टेम्परेचर हम मेंटेन कर पाया, बाकी सारा जैसी आयुर्वेद का हमारा एक्सपर्ट ने बता दिया, सारा जूसेस है जी। ये, इन एडिशन टू दैट वी कैन प्रोवाइड देम कोकोनट वाटर एंड यू नो अदर लिक्विड मैक्सिमम। इवन नॉर्मल पानी का जो इंटेक है वो भी बहुत अच्छा जरूरी है, बिकॉज ऑलवेज बॉडी हैज गॉट द नेचर ऑफ लूजिंग द फ्लूइड। सो फ्लूइड लेवल मेंटेन करना ये हमारा नेचुरोपैथी के हिसाब से और अदर सिस्टम के हिसाब से बहुत जरूरी है जी। प्लस जो हमारा जो शरीर के अंदर ऑलवेज हम कोशिश करना मलिन पदार्थ कितने तरीके से हम निकाल सकते, उसको निकालने के भी हम कोशिश करना है। इसलिए इफ पेशेंट इज नॉट हैविंग द प्रॉपर बाउल मूवमेंट, वी कैन गिव यू नो ए बाउल वॉश, स्टमक वॉश। That also helps for recovery, for developing the immunity of the body and वो body को जल्दी ठीक होने में मदद करता है। जी जी, यानी कि ये कहना है कि अगर आप पानी के जरिए भी अगर आप इस थेरेपी को दे रहे हैं तो धीरे धीरे जो पानी का टेम्परेचर उसको घटाया जाए। पहले थोड़ा गुनगुना, इसके बाद थोड़ा उससे ठंडा, उसके बाद उससे थोड़ा और ठंडा। आमतौर पर ये होता है सीधे आप ठंडे पानी से आप किसी का बुखार उतारने की कोशिश करते हैं, वो हानिकारक साबित हो सकता है, आपका ये कहना है। एक्जेक्टली, ठीक है। तो ये नेचुरोपैथी के जरिए इस तरीके से इलाज संभव है। चलिए इस पर और भी ज्यादा जानकारियां हासिल करेंगे। क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या कुछ खतरनाक हो सकता है अगर आपको बुखार हो, थोड़े सिम्टम्स आपको नजर आए तो कौन सी वो दवाइयां हैं, या फिर अगर आप घर में ही कुछ चीजें दे रहे हैं, क्या कुछ चीजें आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है, इन तमाम चीजों को भी जानेंगे। वक्त हो गया यहां पर एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।